नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज के प्रैक्टिस का टॉपिक है संविधान एवं संविधानवाद। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को देखते हुए। उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आप जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ पर NCERT की प्लेलिस्ट है, मैराथन प्लेलिस्ट है, डेली प्रैक्टिस वीडियोज़ हैं, कोर्स वीडियोज़ हैं, सारी प्लेलिस्ट वहाँ लगी हुई हैं। यदि वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप चैनल पे विजिट करके भी सारी वीडियोस अवेल कर सकते हैं। प्लस आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो पोल पाथ के नाम से सर्च कर लीजिए, आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पर क्लास देती हूँ कोर्स वीडियोज़ की या कोई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराई है तो उसकी PDF मैं वहाँ पर अपलोड यानी कि टेलीग्राम पर अपलोड करती हूँ। आप वहाँ से PDF फॉर्म में नोट्स जो है अवेल कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपने चैनल पे पॉल साइंस से संबंधित फुल कोर्स देती हूँ, फुल कोर्स की वीडियोज़ यहाँ पर डालती हूँ। तो आप जो है ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। ऑल टाइप टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट कंटेंट निकलते रहते हैं। तो आप मेरी सारी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, तभी आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, साथ में आपको कोड का प्रयोग करते हुए अपने आंसर को देखना है। देखते हैं सूची 1 क्या कह रही है। सूची 2 अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान और ऑस्ट्रेलिया का संविधान और जापान का संविधान। यहाँ पर ये सारे संविधान दिए गए हैं और इनके बारे में जो आगे सेंटेंस दिए गए हैं तो इनका मेल करना है। यहाँ पर है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार क्षेत्र समान हो, उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन के पदेन अध्यक्ष के रूप में बनाना, संघ सरकार में औचित्य शक्तियाँ निहित होना। तो यहाँ पर हम देखेंगे अमेरिका का संविधान क्या कहता है। अमेरिका का संविधान इन जो दी गई हैं ऑप्शन हैं इनमें है उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन के पदेन अध्यक्ष के रूप में बनाना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3rd पॉइंट। और अगर हम कनाडा संविधान की बात करें तो संघ सरकार में औचित्य शक्तियाँ निहित होना 4 कर लेते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार क्षेत्र समान हो। तो ये समवर्ती सूची की बात जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जापान का संविधान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया 1, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अमेरिका का संविधान है समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार क्षेत्र समान हो। कनाडा का है कि ये संघ सरकार में औचित्य शक्तियाँ निहित होना। ऑस्ट्रेलिया का है समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार समान हो। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। यह कथन किसने कहा है? गार्नर ने कहा है, लास्की ने कहा है, वेपर ने कहा या गिलक्राइस्ट ने कहा है? गिलक्राइस्ट। यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। गार्नर के अनुसार ये कथन जो है गार्नर ने दिया है। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? डाइसी के द्वारा, अरस्तू के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा या ये बोंदा के द्वारा? किसके द्वारा ये जो है कथन दिया गया है? तो ये डाइसी के द्वारा दिया गया है। AB डाइसी ये जो है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा मानते हैं, इन्होंने ये कथन बोला है। क्योंकि जब व्यक्ति का शासन होता है तो उसमें तानाशाही समावेशित हो सकती है, तानाशाही आ सकती है, लेकिन जब विधि का शासन होता है तो लिखित संविधान के अकॉर्डिंग उसी के दायरे में रह करके जो सरकार होती, प्रतिनिधि होते हैं, उनको कार्य करना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि विधि का शासन जो है ज़्यादा अच्छा है। आगे देखेंगे हम।
वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान किस देश में माना जाता है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में या इटली में? तो यहाँ ऑप्शन जो है बी सही होगा, ब्रिटेन। लंदन में पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर है, वहाँ पर वो क्या है, ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है और यहीं से ये नाम आता है वेस्टमिनिस्टर। ये नाम जो है यहीं से निकल करके आता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्ण शर्त माना जाता है? समाजवादी, लोकतांत्रिक, राजतंत्र या एकात्मक? किस तरह की जो है सरकार के लिए ये जो संविधानवाद है एक पूर्व शर्त माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, लोकतांत्रिक। देखो, सबसे पहले आप संविधान का मतलब समझ लें और संविधानवाद का, इन दोनों का हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को कन्फ्यूजन हो। संविधान वो होता है जिसमें कि शासन संचालन यानी शासन को चलाने के लिए वहाँ लिखित रूप में नियम, उपनियम और कानून वगैरह वहाँ पर दस्तावेज में लिखे होते हैं, यानी कि दस्तावेज के रूप में वो वहाँ पर जो है उपलब्ध होते हैं, तो उसे बोलते हैं संविधान। और वहीं अगर हम संविधानवाद की बात करें तो संविधानवाद से क्या मतलब होता है कि जो आदर्श, मूल्य, इन सब चीज़ों पे आधारित जो शासन में संचालन होता है तो वो संविधानवाद कहलाता है। जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये संविधानवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि संविधान की बात करें, अगर हम संविधान की बात करें तो यहाँ नियम, कानून, ये सब के दस्तावेज आ जाएंगे, यानी कि लिखे हुए दस्तावेज तो आ जाएंगे। अगर हम संविधानवाद की बात करें, संविधानवाद की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आदर्श, मूल्य पर आधारित जो हैं, जो शासन संचालन किया जाता है तो उसमें आदर्श और मूल्यों का भी समावेश होता है, यानी कि इनके आधार पर जो है वहाँ पर चीज़ें की जाती हैं, आदर्श और मूल्य। ये तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ये जो है आप इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। तो इसमें इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सब इसके उदाहरण के रूप में आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कानून, नियम और विधि, ये सारी चीज़ें जो हैं संविधान जो है, और लिखित होगा, लिखित दस्तावेज वहाँ पर होंगे। लिखित संविधान लिखित अलिखित दोनों हो सकता है, लेकिन मतलब वहाँ पर होगा, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर होंगी जो विधि और कानून के रूप में, एक प्रमाण के रूप में उपस्थित होती हैं। लिखित का मतलब ये होता है कि बिल्कुल उसको एक बुक के रूप में जो है एक जगह रखा गया हो, और अलिखित का मतलब ये नहीं होता, अलिखित संविधान का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, वो सब एक बुक में बाइंडिंग नहीं होता है। बाकी जो उनके टाइम पर जो कानून बनते हैं, जो नियम मतलब जो निर्णय होते हैं, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखा जाता है, तो वहाँ एक बाइंडिंग बुक नहीं होती, बट वहाँ भी लिखा हुआ होता है। तो लिखित और अलिखित में बस ये अंतर है कि लिखित में एक बाइंडिंग यानी एक जगह सब कुछ आपको मिलेगा, अलिखित में वो दस्तावेज कई तरह से कई रूप में एकत्रित किए वहाँ पर रखे रहते हैं। तो ये बात है यहाँ पर। अगर हम संविधानवाद की बात करें तो संविधानवाद में क्या होता है, जो निरंकुश संप्रभुता होती है इसके लिए जो कोई स्थान नहीं होता है, और शक्तियों के केंद्रीकरण का और निरंकुश संप्रभुता का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। प्रजातांत्रिक जो है प्रकृति होती है, यानी कि लोकतांत्रिक प्रकृति होती है इसकी। और संविधानवाद की कुछ जो है अगर विशेषताएं हम देखें तो विशेषताएं देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछ लें तो आपको जो है होना चाहिए। संविधानवाद की विशेषताएं क्या हैं? संविधानवाद मूल संबद्ध अवधारणा है। तो क्या है, अभी हमने मूल्यों की बात की थी तो वही है, मूल संबद्ध अवधारणा है। और क्या है, संस्कृति से संबंध है, संस्कृति से संबंध अवधारणा है। और क्या है, ये गत्यात्मक अवधारणा है, यानी कि गतिशील है। सहभागी अवधारणा है और साध्य से संबंधित अवधारणा है, साध्य से
संबंधित अवधारणा है और संविधान पर आधारित अवधारणा है, यानी कि संविधान पर भी ये आधारित होता है। संविधान पर आधारित अवधारणा है। तो ये कुछ जो है इसकी खास जो विशेषताएं हैं किसकी, संविधानवाद की। तो ये संविधानवाद की किसकी विशेषताएं हैं, संविधानवाद की, संविधानवाद की विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। किसने विचार जो है दिया है या किसने कहा है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, ये किसने कहा है। डी टॉकविले ने कहा है, हैमिल्टन ने किया है, या हरमन फाइनर ने कहा है, या C.F. स्ट्रॉन्ग ने कहा है। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, डी टॉकविले ने ऐसा बोला है। और इनका ऐसा मानना है कि जो ब्रिटिश संविधान है विश्व का ऐसा उदाहरण है जो परंपराओं और अवलोकों पर आधारित है और जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, तो इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। ऐसा ये डी टॉकविले के द्वारा जो है माना जाता है, इन्होंने ऐसा बोला है। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है किसी भी कारण से, इस्तीफा, मृत्यु, महाभियोग, जो भी है, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, या वाशिंगटन राज्य के राज्यपाल करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करेंगे, या रक्षा दलों के प्रमुख करेंगे। तो कौन करेगा, तो अमेरिका में जब किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त होता है तो वहाँ का उपराष्ट्रपति तत्काल राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लेता है। और क्या है कि जो शेष बची हुई अवधि है उसमें जो है वो राष्ट्रपति बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है चुनाव निश्चित समय में ही होते हैं। इंडिया के जैसा नहीं है कि ठीक है कोई पद रिक्त हुआ तो फिर बीच में चुनाव होने लगेंगे, वहाँ नहीं होता है। वहाँ चुनाव की फिक्स जो है डेट है, 4 साल में चुनाव होंगे तो 4 साल में ही होंगे। यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बाद जो अधिकारी है, अधिकृत अधिकारी है, वो उस पद को ग्रहण करके और कार्यकाल पूरा कर देता है। तो जैसे इसमें कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति जो है उसके पद को ग्रहण करेगा और शेष बची हुई अवधि में राष्ट्रपति बना रहेगा, यानी कि पूरा कार्यकाल पूरा करेगा, वो टर्म जो है पूरा टर्म जो है पूरा करेगा। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। विधि की उचित प्रक्रिया बहुत फेमस है और आप सबको मुझे लगता पता होगा। यूके में है या फ्रांस में है या यूएसए में है या भारत में है। तो ये जो है यूएसए में है और यूएसए में जो विधि की उचित प्रक्रिया, यानी कि वहाँ कानून का औचित्य भी देखा जाता है। इतना जो है वहाँ की न्यायपालिका जो है उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वो संविधान से ऊपर भी जाकर के अगर कुछ कानून का उचित प्रक्रिया मतलब औचित्य पर भी वो थोड़ा सा कानून को ये बता सकती है, वैध है या अवैध है, उस पर वो घोषणा कर सकती है। जबकि भारत में जो ये प्रक्रिया है ये सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही जो न्यायाधीश हैं यहाँ के तो उसको किसी विधि को वैध या अवैध घोषित कर सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका में है, यूएसए में है, इससे भी ऊपर जा कर के कानून की वैधता औचित्य को भी देखा जाता है। तो उनके पास थोड़ा ज़्यादा पावर है। इससे इंडिया के जो न्यायाधीश हैं, न्यायपालिका है, उससे ज़्यादा उनके पास पावर है। और ये जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये जापान से ली गई है और भारत में इसको फॉलो किया जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये जापान से ली गई है, जापान से ली गई और भारत में जो है भारत में इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। चलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन यूएसए में उचित प्रक्रिया कहाँ पर है, यूएसए में है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ है, भारत में है। ली कहाँ से गई है, जापान से ली गई है, भारत में। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश के शासन की
व्यवस्था है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता है? बताइए, फ्रांस की है, जर्मनी की है, भारत की है या श्रीलंका की है? तो आप सबको पता होगा कि फ्रांस में क्या है, जो मिश्रित व्यवस्था को अपनाया गया है कि यहाँ ना तो पूर्णतः अध्यक्षीय व्यवस्था है, ना ही पूर्णतः संसदीय है, यानी कि दोनों को लिया गया है। ये अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, उसके भी कुछ जो है नियम कानून जो है फॉलो किए जाते हैं और संसदात्मक के भी फॉलो किए जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ कहा जाता है कि व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो किसके राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, ऐसा यहाँ बोला जाता है। और इनके बीच में इस सबको लेकर के थोड़ा सा टकराव भी रहता है, मनमुटाव भी रहता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए, फ्रांस जो है सही हो जाएगा। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बिल ऑफ राइट्स की बात हो रही है कि अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस जो है संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 13वें संशोधन, 14वें संशोधन, 15वें या प्रथम 10 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो है अमेरिकी संविधान में ये बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया है? तो प्रथम जो 10 संशोधन हैं, प्रथम 10 अमेंडमेंट्स जो हैं अमेरिका के संविधान में किए गए हैं, उनके द्वारा जो है बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया है। देखिए, यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि कुछ जो देश हैं उनका संविधान हमें जानना होता है। अगर आप जो पीजीटी लेवल पे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो इनका संविधान जो है कब बना, कब अस्तित्व में आया, यानी कि उनके निर्माण के वर्ष ये जो हैं कब हुए हैं, कब कब उन संविधान का निर्माण हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अमेरिका का संविधान की बात करें तो 1789 है ना, ये क्या है, निर्माण वर्ष हैं। तो संविधान निर्माण वर्ष कर देते हैं यहाँ पर, बाकी तो हम संविधान पे बात कर ही रहे हैं। निर्माण वर्ष तो ये कर लेते हैं। और जो अमेरिका का संविधान है, यूएसए कर लेते हैं। अमेरिका का संविधान है ये 1789 में आता है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है ये 1848 में आता है। स्विट्ज़रलैंड ये आता है, कब आता है, ये 1848 में आता है। और अगर हम कनाडा का संविधान की बात करें, कनाडा ये आता है 1867 में आता है। भारत के संविधान की बात करें तो आप सबको पता है कब आता है, 1950 में आता है। ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को, जॉन लॉक को, मॉन्टेस्क्यू को या रूसो को? अमेरिकी संविधान जो निर्माताओं का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, मुझे पता है, नो डाउट मॉन्टेस्क्यू। क्यों? क्योंकि जो इनको इसलिए बौद्धिक जनक बोला जाता है क्योंकि अमेरिकी संविधान में जो नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत है ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो है दिया गया है और इन्होंने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया है। तो जो नियंत्रण एवं संतुलन, जो इसी पर जो है, जो अमेरिका का संविधान है या अमेरिका की शासन प्रणाली है, इस पे काम करती है। और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी इन्हीं के द्वारा दिया गया है, इसी के अंतर्गत दिया गया है। और स्पिरिट ऑफ लॉज ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख लें कि जो स्पिरिट ऑफ लॉज, दोनों चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। स्पिरिट ऑफ लॉज जो है ये बुक है किसकी, मॉन्टेस्क्यू की, जो कि 1748 में आती है। तो चलिए हम आगे देखेंगे। ये पुस्तक है, पुस्तक ठीक है, किसकी है, मॉन्टेस्क्यू की है। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक विधि,
फ्रांस। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका। विधि का शासन थाईलैंड इंग्लैंड। तो यहाँ पर आप सभी समझ गए होंगे, न्यायाधीशों का आजीवन नियुक्त स्विट्जरलैंड, यही जो है सही नहीं है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड की नहीं है, ये किसकी व्यवस्था है, ये किसका जो है किस देश का है विशेषता, तो ये आ जाएगी शासन व्यवस्था की विशेषता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ये यूएसए का जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रशासनिक विधि फ्रांस से रिलेटेड है। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका है। विधि का शासन इंग्लैंड है, ये सभी सही हैं। और न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति ये यूएसए की विशेषता है। चलिए हम आगे देखेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? एनपीसी, एनएफसी, एमपीसी या एमएफसी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, एनपीसी। एनपीसी है क्या? चीन का जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस का संक्षिप्त नाम है। क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस का ये संक्षिप्त नाम है एनपीसी। और ये जो है क्या है कि वहाँ की ये राष्ट्रीय विधानमंडल है, और इसमें क्या होता है, कानून बनाने वाले ये सर्वोच्च संस्था है चीन की। कानून बनाने वाले जो जिसमें कानून बनता है जिस संस्था में, ये वहाँ की ये सर्वोच्च संस्था है। और इसकी स्थापना अगर देखें तो 1954 में होती है, और 54 में इसकी जो है स्थापना होती है। और 2980 सदस्यों के साथ ये विश्व का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है, सदस्य इसमें हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है। तो चीन है, चीन से क्वेश्चन जो है आते हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है? कनाडा और भारत में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, भारत और यूएसए में, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही होगा, स्विट्जरलैंड एंड अमेरिका या यूएसए, इसमें जो है दोहरी नागरिकता की प्रणाली है। जबकि भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो दिए गए हैं, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जो है नागरिकता की क्या है, इकहरी प्रणाली है। तो भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारत, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में इकहरी नागरिकता की प्रणाली है, जबकि दोहरी नागरिकता कहाँ है, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। और इस दोहरी नागरिकता क्या होती है कि एक तो जैसे अमेरिका को ले लेते हैं, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नागरिक होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता उसके पास होगी, दूसरा उस राज्य की होगी जिस राज्य से वो बिलोंग करता है, तो जिस राज्य में वो निवास करता है वहाँ से। तो ये दोहरी नागरिकता, एक राज्य से, जैसे कि आप बिहार से हैं तो आपकी एक नागरिकता बिहार की होनी चाहिए दोहरी नागरिकता में, और एक नागरिकता जो है इसकी होनी चाहिए यानी कि भारत की। तो ये होता है दोहरी नागरिकता। चलिए आगे देखेंगे हम। भारत में ऐसा है नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया है तो उसको एग्जाम्पल ही रखना बस। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? भारत में सिर्फ एक नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है भारत की बस। तो आपको जो गलत युग्म है उसे देखना है। फ्रांस संवैधानिक परिषद, स्विट्जरलैंड लैंडजी माइंड, और चीन केंद्रीय सैन्य आयोग, और अमेरिका एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर ये कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन की जो है व्यवस्था है। जो ये एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर ये ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है, कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन या कॉमन सभा कह लें,
कॉमन सभा, ये उससे संबंधित है, इसे हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। तो ये उससे एक बार स्पीकर सदैव के लिए स्पीकर जो है ये वहाँ की व्यवस्था है। वहाँ ऐसा है कि एक प्रकार से रिवाज है कि जो एक बार स्पीकर बन जाता है तो वो हमेशा के लिए स्पीकर हो जाता है। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है 2 सदन से मिलकर के बनता है। कांग्रेस जो है, संसद का नाम क्या है इसके, जो अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका की संसद क्या है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। और इसमें 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो हो जाएगा आपका ये प्रतिनिधि सदन, जिसे लोकप्रिय अथवा जनता के सदन के रूप में भी जानते हैं, तो प्रतिनिधि सदन हो जाएगा, प्रतिनिधि सदन। और जो दूसरा होता है वो उच्च सदन होता है और इसे सीनेट कहा जाता है, सीनेट। देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? तो किसने कहा था? लास्की ने, जेफरसन ने, जैक्सन ने या लिंकन ने? किसने कहा था? तो ये आधुनिक राजनीतिक विचारक जो लास्की हैं, इन्होंने जो है क्या कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन बोला था इन्होंने। तो सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी कांग्रेस का तीसरा सदन कहने वाले लास्की हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। विधि की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये यहाँ पर हमने पहले देख लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के लिए, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है कि दोनों देशों में, मतलब इन दोनों में निकटता क्यों है? अवरोध तथा संशोधन प्रणाली है, या एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवरोध तथा संशोधन प्रणाली ये अमेरिका में है, और जो है राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, ये भी अमेरिका का है। जो एक सर्वोच्च न्यायालय है, ये दोनों की विशेषता है। किसकी? भारतीय संघवाद की भी और अमेरिकी संघवाद की भी। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। जो अनुच्छेद 2 है ये जो है अमेरिका का ये राष्ट्रपति है, इसके कार्यकाल से संबंधित है। और अमेरिका का संविधान का निर्माण कैसे होता है? जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है, ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। वैसे हमने इन सब को कवर किया हुआ है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन, इसके द्वारा जो है ये, और 21 फरवरी 1987 में जो है ये सम्मेलन होता है, और इसके द्वारा जो है ये संविधान निर्माण कार्य शुरू होता है। और संविधान निर्माण का प्रयोग कब से होता है? तो हमने अभी बात की थी कि 1789, 4 मार्च 1789 से इसका जो है प्रयोग शुरू हो जाता है, प्रयोग शुरू होता है। तो किस सम्मेलन के द्वारा संविधान निर्माण किया गया? तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया है। और अनुच्छेद 2 जो है संबंधित है किससे? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। आगे देखेंगे, ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? ब्रिटिश संसद के, तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आपका। लॉर्ड सभा है, कॉमन सभा है, प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है सही होगा, कॉमन सभा। तो ये जो कॉमन सभा या हाउस ऑफ कॉमन कह लीजिए इसको, ये निम्न सदन है, निम्न सदन है। और लॉर्ड सभा क्या है? उच्च सदन है, उच्च सदन है। और वहाँ की जो है संसद किससे किससे बनती है? जो ये हाउस ऑफ लॉर्ड है और हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि कॉमन सभा और लॉर्ड सभा, इनसे मिलकर के और प्लस क्राउन, ये दोनों रहेंगे और क्राउन रहेगा, क्राउन, इनसे मिलकर के जो है वहाँ की संसद का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें कि कॉमन सभा के सदस्यों की जो है बैठक के लिए कितनी कोरम
की ज़रूरत पड़ती है तो 40 जो है कोरम होनी चाहिए। तो ये प्रतिनिधि सभा अभी हमने पढ़ा, अमेरिका का जो है ये सदन है कांग्रेस का, और राज्यसभा जो है हमारे भारत का उच्च सदन है। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है। अमेरिका की विदेश नीति की बात हो रही है, अंतिम रूप कौन देता है, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो वहाँ पर राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं और विदेश नीति को जो अंतिम रूप राष्ट्रपति ही प्रदान करता है। तो ये क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जब ये कार्यपालिका प्रमुख होता है तो ये अमेरिका की जो विदेश नीति होती है उनको अंतिम रूप प्रदान यही करता है। कुछ मामलों में जैसे कि युद्ध की घोषणा, राजनयिकों की नियुक्ति, उसमें जो है सीनेट का वहाँ पर समर्थन आवश्यक होता है, यानी कि सीनेट का रोल होता है। लेकिन जो विदेश नीति है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही हैंडल की जाती है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है। फ्रांसीसी संविधान की बात हो रही है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 48। फ्रांस का संविधान आपके एग्ज़ाम में जो मायने रखता है तो ये जो है अनुच्छेद 39 पीटीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये इतनी देर तक आपसे पूछ सकता है क्वेश्चंस। तो अनुच्छेद 39 जो है ये क्या करता है कि प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल की अनुमति देता है। अगर हम फ्रांस के संविधान की बात करें तो पहला संविधान कब अपनाया गया था, 1791 में जो है अपनाया गया था। 1791 में पहला संविधान अपनाया गया था। जो वर्तमान संविधान, अगर फ्रांस के वर्तमान संविधान की बात करें तो ये 4 अक्टूबर 1958 को अपनाया गया है। तो सीधा वर्तमान पर आते हैं, बीच में तो और सारे आए थे। वर्तमान 4 अक्टूबर 1958 यानी कि जो हमारा संविधान अपनाया गया, लागू हुआ उसके 8 साल बाद, तो 1958 में जो है वर्तमान संविधान फ्रांस का अपनाया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या अमेरिका में। तो संवैधानिक राजतंत्र की बात हो रही है कि कौन से देश में है और आप सभी को पता है। तो ये इंग्लैंड में है। संवैधानिक राजतंत्र क्या है कि इंग्लैंड में क्या है, राजा है तो वो वंशानुगत है। राजतंत्र का मतलब है वंशानुगत। यहाँ जो है पद मिलते रहते हैं, लेकिन जो राजा होगा, जो मुकुट धारण करेगा, तो वो संवैधानिक नियमों के अधीन है। तो संवैधानिक राजतंत्र है। वंशानुगत तो होगा पद, बट संविधान के नियमों के वो अधीन है, यानी संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग ही वो रहेगा। तो संवैधानिक राजतंत्र ये होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है कि जिस न्यायपालिका के विषय में है। तो यहाँ पर सेंटेंस यहाँ से करते हैं, फिर से पढ़ते हैं इसको। हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं। तो यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह है कौन सी है, भारत में जो न्यायपालिका उसके बारे में बात की जा रही है, इंग्लैंड की न्यायपालिका या संयुक्त राज्य अमेरिका की या चीन की, किस न्यायपालिका, किस देश की न्यायपालिका के बारे में बात हो रही है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो है बात हो रही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको जो है महत्वपूर्ण शक्ति मिली हुई है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार जो है इसको मिला हुआ है। अमेरिका में जो न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो अमेरिका के एक जो है न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश थे ह्यूज। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहा था कि हम एक संविधान के अंतर्गत रहते हैं, लेकिन संविधान वैसा है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। तो ये बात अमेरिकी जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा ही कही गई थी और वही यहाँ पर दिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखेंगे हम। संविधानवाद होता है, क्या होता है, कठोर होता है, गतिशील होता है, स्थायी होता है, अपरिवर्तनशील होता है। तो संविधानवाद जो है
हमेशा गतिशील होता है। हमने संविधानवाद की विशेषताएं वहाँ पर ली थी, स्टार्टिंग में संविधानवाद की सारी विशेषताएं ली थी, तो उसमें एक गत्यात्मकता भी थी, तो ये गतिशील होता है। अभी हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जो फ्रांस की विधायिका है ये 2 सदनों से मिलकर बनती है। तो निचला सदन देख लेते हैं। फ्रांस की विधायिका कैसे बनती है? इसमें 2 सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है जिसे निचला सदन बोलते हैं, नेशनल असेंबली बोला जाता है इसको, नेशनल असेंबली बोला जाता है। इसको एक नाम से और जानते हैं, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज इसको बोला जाता है। और ये जो है, अगर हम डेप्यूटीज देखें तो ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि या दूत होता है। और इसका जो है उच्च सदन क्या होता है? उच्च सदन का नाम जो है सीनेट होता है। तो ये जो है निम्न सदन है, क्या है ये? निम्न सदन है, निम्न सदन। दूसरा होता है उच्च सदन, उच्च सदन जिसे हम सीनेट बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं। अगला देखेंगे जो अमेरिका का सीनेट है, अमेरिका का जो उच्च सदन सीनेट है, अमेरिकी सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। तो ऐसे देख लेते हैं, अमेरिकी सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है। और इसमें प्रतिनिधित्व कैसा होता है? सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला गया है, यानी कि वहाँ पर 50 राज्य हैं, 50 राज्य हैं और सभी से क्या है? 2-2 सदस्य आते हैं, 2 सदस्य सभी से आते हैं, 2 सदस्य जो है सभी राज्यों से आते हैं, राज्यों से आते हैं। तो टोटल वहाँ पर 50 राज्य हैं। राज्य कितने हैं? राज्य हैं 50। तो वहाँ पर 100 सदस्य जो हैं सीनेट में होते हैं। सीनेट में कितने? 100 सदस्य होते हैं। और ये दुनिया का सबसे जो है क्या है? शक्तिशाली उच्च सदन है। और अभी हमने बात की थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, जो कि निचला सदन है। किसका? ये अमेरिकी जो संसद है जिसको कांग्रेस बोलते हैं, और इसको हिंदी में प्रतिनिधि सभा बोलते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोल लें या प्रतिनिधि सभा बोल लें। आगे देखेंगे जो संवैधानिक विधि है उसे मौलिक विधि बोला जाता है, या मौलिक विधि को संवैधानिक विधि को ही जो मौलिक विधि बोला जाता है। तो यानी कि मौलिक विधि और संवैधानिक विधि एक दूसरे का स्वरूप हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं। तो मौलिक विधि के रूप में कौन माना जाता है? संवैधानिक विधि। मौलिक विधि के रूप में क्या है? संवैधानिक विधि को माना जाता है, संवैधानिक विधि। ठीक है। एक फेमस जो है कथन है, इसको देख लेते हैं। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। देख लेते हैं। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना क्या है? राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। ये जो है किसने कहा है? तो ये जो जेलिनेक हैं ये इन्होंने बोला है।
जेली नेक, इनके द्वारा जो है ये कथन कहा गया है। स्विट्जरलैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पर फॉलो किया जाता है, लोकतंत्र, ठीक है। और यहाँ लोकतंत्र के जनमत संग्रही मॉडल को अपनाया गया है। तो ये मॉडल पूछ सकता है, क्या है? जनमत संग्रही मॉडल को अपनाया गया है, पूरा ही लिख देते हैं। यहाँ लोकतंत्र के जनमत संग्रही मॉडल को अपनाया गया है। ये मॉडल है, इसको अपनाया गया है। और यहाँ क्या होता कि प्रत्येक प्रश्न पर नागरिकों का निर्णय सर्वोपरि है, यानी कि नागरिक जो है, इसीलिए प्रत्यक्ष उसको बोला गया है कि नागरिकों के निर्णय का वहाँ पर जो है ध्यान रखा जाता है। तो नागरिकों का निर्णय सर्वोपरि है। और सभी जो संवैधानिक संशोधन होते हैं तो इसमें क्या है, जनमत संग्रह अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो संवैधानिक संशोधन होते हैं, जनमत संग्रह अनिवार्य होता है। संवैधानिक संशोधन में जनमत संग्रह अनिवार्य, ठीक है। आगे देखेंगे, संविधानवाद का जनक किसको माना जाता है? तो संविधानवाद का जनक है, ये जो अरस्तु महोदय हैं, इनको माना जाता है। संविधानवाद के जनक अरस्तु को जो है माना जाता है। ये संविधानवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। और इन्हें जो है राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ये प्लेटो के शिष्य हैं, आपको सब पता है, क्योंकि आपने जो है राजनीतिक चिंतक में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आगे जो C.F. स्ट्रॉन्ग है, C.F. स्ट्रॉन्ग ये हैं। तो इनकी एक काफ़ी फेमस चीज़ है, आती है क्वेश्चंस में, ये संविधान व संविधानवाद में कोई अंतर नहीं मानते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर, संविधान एवं संविधानवाद में कोई अंतर नहीं मानते। तो C.F. स्ट्रॉन्ग संविधान और संविधानवाद में C.F. स्ट्रॉन्ग जो है कोई अंतर नहीं मानते हैं। यदि हम ब्रिटिश के संविधान, जो ब्रिटेन का संविधान है, उसकी बात करें, ब्रिटेन संविधान, तो ये क्या है? नमनीय और क्या है? विकसित है। नमनीय एवं विकसित है। और ये जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किसका है? जो लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? ब्रिटेन का संविधान। और ग्रेट ब्रिटेन के संविधान को एक ये भी कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है। अभी हमने जो है क्वेश्चन भी एक इस पर डील किया था कि जो ब्रिटेन का संविधान है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन में जो है कोई संविधान ही नहीं है, तो ऐसा जो है कहा जाता है। तो ये सारी बातें ब्रिटेन के संविधान के बारे में हैं, जो स्टेटमेंट के रूप में पूछी जा सकती हैं।
देखो, लचीले का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? ब्रिटेन है। और कठोर संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये कठोर संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण है। कठोर संविधान का हो जाएगा अमेरिका, और जो लचीलेपन का हो जाएगा उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन। एक और देखते हैं, संविधान के बिना ये कथन है, संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। बिना शक्ति के समान है। तो ये जो है थॉमस पेन कहते हैं ऐसा। थॉमस पेन। एक और स्टेटमेंट देखेंगे C.F. स्ट्रॉन्ग का। क्या है? ये कहते हैं कि संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो ये जो है स्ट्रॉन्ग महोदय हैं, C.F. स्ट्रॉन्ग, इनके द्वारा बोला गया है। C.F. स्ट्रॉन्ग, इनके द्वारा जो है कहा गया है, ये कथन है। एक और देखते हैं, लिखित और अलिखित संविधान के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। लिखित और अलिखित संविधान के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। किसने कहा है ये? ये जो है गार्नर के द्वारा दिया गया सेंटेंस है। गार्नर, जो J.W. गार्नर है, यही कहते हैं कि लिखित और अलिखित संविधान के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। गार्नर। जो हरमन फाइनर महोदय हैं, हरमन फाइनर, ये शक्ति संबंधों को, संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानते हैं। संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा मानते हैं। आगे देखेंगे कि जो सीनेट की अध्यक्षता का पदेन अधिकारी कौन होता है। सीनेट की अभी बात की थी कि ये दुनिया का शक्तिशाली जो है क्या है, उच्च सदन है। इसका कार्यकाल जो है कितना होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये स्थायी सदन है। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा स्थायी सदन है, ऐसे ही
लेकिन अपने यहाँ राज्यसभा क्या है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में पहुँचते हैं राज्यों से। लेकिन सीनेट क्या करती है कि सीनेट व्यक्तियों का ना करके ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि हर राज्य को बराबर का दर्जा वहाँ पर मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। और 50 राज्य हैं तो 2-2 सदस्य हर राज्य से पहुँचते हैं। टोटल 100 सीट यहाँ पर होती हैं, 100 सदस्य होते हैं। और इसका जो है सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी, सीनेट की अध्यक्षता का पदेन अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। उपराष्ट्रपति होता है। इसी तरह जो ये अमेरिकी राष्ट्रपति में, अगर जो अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि अपेक्षित बहुमत ना मिले, यानी कि जितनी उनको ज़रूरत है, यानी कि कोई जब ना जीते, मामला जो है लटक जाए, तब क्या होता है कि अपेक्षित बहुमत नहीं मिलने पर, बहुमत ना मिलने पर क्या होता है कि निर्णय किसको करना होता है? निर्णय के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजा जाता है। तो ना मिलने पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को निर्णय करना होता है, या उसके पास अधिकार होता है निर्णय लेने का, करना होता है। अब हम जो है कुछ निर्वाचन प्रणाली और देश देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ देखेंगे निर्वाचन प्रणाली और किन देशों में ये फॉलो की जाती हैं, तो उन देशों का नाम भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में भी किया जाता है, उसके साथ साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ किया जाता है। तो पहला ले लेते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये कहाँ लिया जाता है? ये एक तो हमारा भारत तो है ही, सबको पता है, भारत और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम द्वितीय मतदान प्रणाली की बात करें तो ये फ्रांस में, द्वितीय मतदान प्रणाली तो ये कहाँ है? द्वितीय मतदान प्रणाली जो है ये फ्रांस की में फॉलो की जाती है। ये फ्रांस में फॉलो की जाती है। ठीक है, और अगला हम देखेंगे जो वैकल्पिक मत प्रणाली है, ये ऑस्ट्रेलिया में फॉलो की जाती है। वैकल्पिक मत प्रणाली ये कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर फॉलो की जाती है वैकल्पिक मत प्रणाली। और अगर हम बात करें लिस्ट सिस्टम की, जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं की बात करेंगे। लिस्ट सिस्टम ब्राज़ील और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आयरलैंड। सिंगल ट्रांसफरेबल
वोट सिस्टम, तो ये जो है कहाँ है, आयरलैंड। आयरलैंड में जो है इसको फॉलो किया जाता है। एक और देखेंगे, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली, तो ये जो है जर्मनी में पाई जाती है। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जर्मनी में इसको फॉलो किया जाता है, जर्मनी। तो आज हमने ये इम्पोर्टेंट फैक्ट देखे प्लस क्वेश्चन देखे, और आप इनकी नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि कुछ संविधान आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का हो गया, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान हो गया, स्विट्ज़रलैंड का संविधान हो गया, और भारत के तो आपको पढ़ना ही है, मतलब वो आपको पता ही होगा। तो ये सारे संविधान जो हैं, फ्रांस का हो गया। तो मेन 3 जो हैं स्विट्ज़रलैंड, और क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, इनको और फ्रांस को, ये सारे संविधान जो है आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। तो ये आपके पास नोट्स हैं तो वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो मैंने वीडियो कोर्स लिस्ट में कोर्स वीडियो जो प्लेलिस्ट लगी हुई है उसमें जा कर के देखेंगे। तो जो ब्रिटेन पे और अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड पर हमने ये 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन पे हमने वीडियो बना करके डाल रखी है। वहाँ एवरी जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जो है उसको देख सकते हैं। वहाँ आपको नोट्स के फॉर्म में भी मिल जाएगा, जैसे आप चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो ये जो है 3 संविधान आप पक्का पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, यहाँ डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।